नमस्कार, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर हमारा यह खास बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम हाजिर हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले रुख करेंगे हरियाणा के सियासी गलियारों का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की मनोज सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जिस मुश्किल वक्त में सरकार को जनता का सहारा बनना चाहिए था, उसी वक्त में सरकार जनता पर टैक्स की मार मार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां तक कह दिया कि सरकार के पास अगर पैसे नहीं हैं तो सरकार कर्ज ले, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जनता को राहत मिलनी ही चाहिए। देखिए, हम जो है पहले दिन मैंने कहा था विपक्ष की भूमिका का हम कंस्ट्रक्टिव रूप में बिल्कुल समर्थन देंगे जो जनहित में होगा, लेकिन अगर सरकार ऐसे फैसले लेगी तो हम विरोध करेंगे। अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक स्थिति जो प्रदेश की, उस पर भी चिंता जताई गई थी। तो हमने ये कहा था कि आज जो है हर आदमी, गरीब आदमी है, दुकानदार है, आपका छोटे छोटे जिनकी काम है, धंधे हैं, दिहाड़ीदार हैं, रेडी वाले हैं, फेरी वाले हैं, हर आदमी परेशान है। आज किसान भी परेशान है, आड़ती भी है, मजदूर भी है। तो इनके लिए राहत के पैकेज बनाए जाएं और उसके लिए देने के लिए, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि असली तो तकलीफ उनको है, तो स्टेट बेशक कर्जा लेके इनको राहत दे। आगे से सामान्य हालात हो जाएंगे तो उतर जाएंगे। लेकिन आज जब मेरे को अखबार पढ़ा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राहत देने की वजह है, मतलब गरीब आदमी पर ही टैक्स लग गए। जो कच्चा तेल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो बहुत गिर रहा है और यहाँ वैट बढ़ा रहे हैं। ₹1.5 प्रति लीटर डीजल बढ़ा दिया, ₹1 पेट्रोल, किसान पर और मार दी। हरियाणा की जनता पर टैक्स की मार को लेकर कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जोरदार सरकार पर हमला बोला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है, अब वो भी जरा सुनिए। उम्मीदों के विपरीत आज खट्टर सरकार की कैबिनेट ने प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों पर जबरन वसूली का एक नया काला अध्याय लिख डाला। पूरी दुनिया की सरकारें अपने नागरिकों को राहत दे रही हैं, उनके हाथ में और खातों में पैसा डाल रही हैं, पर खट्टर सरकार, भाजपा जजप्पा सरकार लोगों की जेब से काटकर पैसा निकाल रही है। पूरी दुनिया में मिट्टी के भाव बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर ₹1 पेट्रोल और ₹1.10 प्रति लीटर डीजल पर सेस लगाकर यह कैसा क्रूर अन्याय है। फल और सब्जी के ऊपर 1% मार्केट फीस लगाकर आम जनता की जेब ढीली करने पर क्यों तुले हैं, और 15 पैसे प्रति किलोमीटर हरियाणा में बस का किराया बढ़ाकर आम जनता की कमर क्यों तोड़ रहे हैं खट्टर साहब आप? ये जजिया कर बंद कीजिए और कोरोना की महामारी में आर्थिक संकट से जूझ रहे 2.5 करोड़ हरियाणवियों के साथ अन्याय बंद कीजिए, वरना जनता माफ नहीं करेगी। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को वापस उनके प्रदेश भेजे जाने के साथ ही प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर अब इन मजदूरों के खाने का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो चुका है। हिसार में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को अब पहले से आधा खाना ही तैयार करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के इस वक्त का विकास कार्यों को लेकर हिसार नगर निगम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इसी को लेकर हिसार नगर निगम के मेयर गौतम सरदाना से टोटल न्यूज ने खास बातचीत की। लॉकडाउन के दौरान और हिसार में उसके बाद विकास कार्यों को रफ्तार देने की तैयारी हो चुकी है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार नगर निगम के मेयर गौतम सरदाना। गौतम जी, मुझे बताइए कि लॉकडाउन के दौरान इस वक्त का फायदा किस तरीके से उठाया जा रहा है? देखिए, इस समय लॉकडाउन के दौरान जहां भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर हम काम करवा रहे हैं। जैसे डोगरन मोहल्ला है, यहाँ हिसार काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। यहाँ अमृत योजना के तहत बड़ी सीवर लाइन डाली जा रही है, उसका काम में और तेज़ी ला दी गई है। और गौ बहन में भी यहाँ काम तेज़ी से चला रखा है। और आगे भी जहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ सड़कों के काम में और ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए हम योजना बना रहे हैं, ताकि इस समय लॉकडाउन में जहाँ भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारा जो सड़कों का काम है वो भी इस समय में हो जाए और काफ़ी इसमें मज़दूरों को काम भी मिल जाएगा
और सरकार की भी इंस्ट्रक्शन है कि जितने सोशल डिस्टेंस पे हम काम शुरू करा सकते हैं लेबर के, उतने करा दिए जाएं। ऐसे ही हमारा इंडस्ट्री में भी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, काफ़ी मजदूर काम पे लग चुके हैं, काफ़ी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा भी जा चुका है। गौतम जी, मेरा अगला सवाल वही था कि करीब 25,000 लोगों को एक वक्त का खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे, यानी दोनों वक्त 50,000 लोगों को खाने के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे थे। अब क्या कुछ स्थिति बनी हुई है जब प्रवासी मजदूरों को वापस उनके प्रदेश में भेज दिया गया है? क्या कुछ ताज़ा स्थिति इस वक्त हिसार में खाने को लेकर? देखिए, काफ़ी मजदूरों को भेजा जा चुका है और काफ़ी काम पे भी लग चुके हैं। जहां हमारे 25,000 पैकेट लग रहे थे, वहां अब 12 से 13,000 लग रहे हैं। लगभग आधा जो है भोजन हो चुका है और इसमें हम अब 3 तारीख के बाद और भी छूट मिलने वाली है, तो काफ़ी लोग काम पे लग जाएंगे और जो प्रवासी मजदूर जाना चाहते हैं उनको जाने की भी इजाज़त प्रशासन देगा। तो काफ़ी कुछ स्थिति सामान्य होने की चांस हैं और आगे ये जो हम जितने भी मजदूरों को काम लगा सकते हैं और सोशल डिस्टेंस पर कंस्ट्रक्शन के काम है जैसे, उस पर भी विचार चल रहा है कि वो भी खोल दिए जाए। कुछ लोगों को ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी राशन कार्ड भी जारी किए जा रहे थे ताकि खाने की दिक्कत का सामना किया जा सके, उससे मुकाबला हो पाए। उसको लेकर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? क्योंकि आपने जो पैक्ड फूड है यानी जो तैयार खाना है उसकी संख्या अगर घट गई, आधी रह गई है, तो यकीनन सूखा खाना सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया और प्रवासी मजदूर यहाँ से भेज दिए गए। इसमें बीपीएल राशन कार्ड हैं, ओपीएच राशन कार्ड हैं, एएवाई हैं, इन तीनों पर तो राशन पहले सरकार दे भी रही थी और अब 3 महीने के लिए फ्री भी कर दिया था। इसके अलावा भी जो ये कार्ड थे, एपीएल कार्ड थे, उन पर भी राशन देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। उनके लिए भी टोकन जो कार्ड है 3 महीने के लिए वो बनाए जा रहे हैं और उनको भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पके हुए भोजन पे काफ़ी असर पड़ रहा है, लोगों को कच्चा राशन काफ़ी मात्रा में मिल भी रहा है और आगे और भी 3 महीने के लिए जो योजना सरकार ने बनाई है कि जिनके कार्ड नहीं थे उनको भी ये फार्म भरकर जो है टोकन इशू करने का काम जो चल रहा है, उससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है और ये 1 हफ्ते के अंदर लगता है हमें कि सभी को यहाँ कच्चा राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा और पके हुए भोजन की शायद जरूरत ना पड़े। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि कोरोना फाइटर्स माना जा रहा था सफाई कर्मचारियों को, अब ताज़ा सूरत हाल में क्या कुछ स्थिति हिसार में? देखिए, सफाई कर्मचारी हमारे कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं और इस समय पूरे शहर को स्वच्छ बनाए रखने का जो निगम का संकल्प है वो पूरा कर रहे हैं। पूरी सफाई व्यवस्था जो शहर में की जा रही है, हमारे सभी सफाई कर्मचारी काम पर प्रतिदिन जा रहे हैं और पूरा तरीके से शहर को साफ कर रहे हैं और सैनिटाइज की टीम सैनिटाइज कर रही है। प्रतिदिन जहाँ भी अब इस समय जो संख्या होती है लोगों की ज़्यादा, जैसे सब्जी मंडी है, पुलिस स्टेशन है और जहाँ जहाँ भोजन बन रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ डेली सैनिटाइज हो रहा है और हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी और फायर कर्मचारी भी इस काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं और हम पूरी तरह से संकल्परत हैं कि हमारा शहर स्वच्छ रहे, हरा भरा रहे और सैनिटाइज भी हो और हम जल्द इस कोरोना जैसी महामारी पर जल्द जीत हासिल करें। चलिए, राहत की बात ये कही जा सकती है कि हिसार में जो पैक्ड फूड था यानी तैयार खाना जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से गरीबों तक पहुंचाया जा रहा था, वो अब उसकी संख्या आधी रह गई है। तमाम लोग या तो प्रवासी मजदूरों को यहाँ से भेज दिया गया है, कुछ प्रवासी मजदूर जो अभी बाकी हैं उन्हें भी भेजने की तैयारी कर ली गई है। तमाम लोगों को अब खाने के पैकेट्स जो पहुंचाने की जरूरत है वो काफी कम रह गई है। सरकार की तरफ से भी जो सूखा राशन है वो ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिससे धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर आर्थिक बोझ अब काफी हद तक घट चुका है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार। लॉकडाउन के इस वक्त में जब पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां पूरे तरीके से ठप पड़ चुकी हैं, ऐसे में यमुनानगर की जगाधरी मेटल इंडस्ट्री भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यमुनानगर की जगाधरी मेटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग अब सिर्फ यही कह रहे हैं कि जाने कहां गए वो दिन। देश भर में मशहूर जगाधरी की मेटल इंडस्ट्री पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश भर में बर्तनों के लिए अपनी पहचान बनाने वाली मेटल इंडस्ट्री लॉकडाउन में पूरी तरीके से ठप पड़ी है।
एक अनुमान के अनुसार करोड़ों का नुकसान अब तक हो चुका है, जिसका आंकलन अभी भी नहीं हो पाया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर्स के प्रधान भारत गर्ग ने विशेष बातचीत में कहा है कि प्रदेश सरकार ने बिजली बिलों पर 10,000 की छूट देकर इंडस्ट्री वालों के साथ मजाक किया है। उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों की तरह इस संकट की घड़ी में बिजली के फिक्स चार्ज न लेकर खपत के अनुसार बिल लिए जाएं। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री चल सकती है। अब मेटल की इंडस्ट्री 90% शहर के बीच में ही है, इंडस्ट्रियल एरियाज में नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ 10% के मैक्सिमम 10% है, तो 90% तो फैक्ट्री वैसे ही बंद कर दी। और जो 10% भी वहां पर हैं, उनके साथ भी इतने रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। दूसरा हम ये कहते हैं जी कि जैसे बिजली है, बिजली आजकल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें बिजली के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स चार्जेस और एक होता है जो एक्चुअल कंजम्पशन है। एक्चुअल कंजम्पशन पर वो हमारे से जरूर चार्जेस लें, परंतु जो फिक्स चार्जेस हैं वो अगले 3 महीने के लिए इंडस्ट्री के लिए माफ होने चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये फिक्स चार्जेस के बारे में मैं आपको एक और अहम बात बता दूंगा आपको कि आस पड़ोस के जितने भी स्टेट्स हैं, पंजाब है, यूपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने फिक्स चार्जेस खत्म कर दिए हैं, 100% खत्म कर दिए। और हरियाणा वाले अभी सोच ही रहे हैं इसके बारे में। भारत गर्ग ने बताया कि जगाधरी शहर में स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास की फैक्ट्रियां हैं। जगाधरी शहर में लगभग 250 फैक्ट्रियां मौजूद हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में करोड़ों रुपए का नुकसान मेटल उद्योग को हुआ होगा। जगाधरी शहर में जी स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास, ये तीनों मेटल्स की फैक्ट्रीज हैं। तकरीबन यहाँ पर 250 फैक्ट्रीज हैं और सब मिलाकर, और 250 फैक्ट्रीज 40 दिन तक नहीं चली तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया यहाँ पर, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पैसों के साथ साथ लॉस, लेबर की तनख्वाह है, सब कुछ है, लेबर बेचारी मारी फिर रही है, वो सब लॉसेज हैं, बहुत ज्यादा लॉसेज हैं। अब ऐसे में इस संकट की घड़ी में मेटल इंडस्ट्री को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि सरकार इंडस्ट्री के लिए क्या करती है। फिलहाल ये इंडस्ट्री आर्थिक संकट से जूझ रही है। राहुल सेजवानी, यमुनानगर। कोरोना के खिलाफ इस जंग में गुरुग्राम को अब एक अभेद दुर्ग में तब्दील कर दिया गया है। गुरुग्राम दिल्ली सीमा को और भी ज्यादा सख्ती के साथ अब सील कर दिया गया है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। गुरुग्राम जिला उपायुक्त के आदेश पर अब दिल्ली से गुरुग्राम वाले रास्ते तमाम सील कर दिए गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम सरहोल बॉर्डर पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सरहोल बॉर्डर है और पूरी तरह से अब इसको सील कर दिया गया है। हालांकि 10 बजे तक का समय था कि 10 बजे तक कोई भी वाहन यहां से निकल सकता है, और वो भी एसेंशियल सर्विस वाला, बहुत ही इमरजेंसी अगर है तभी वो निकलने दिया गया है। लेकिन अब 10 बजे के बाद बिल्कुल सील कर दिया गया है, किसी को भी अब गुरुग्राम में आने की इजाजत नहीं है। कुछ लोग रुके हुए हैं, कैसे, कहाँ से आ रहे थे आप? क्या वसंत कुंज से। वसंत कुंज। कहाँ जाना है? वेदांता। क्या कहा गया है? अलाउड नहीं है, आई थिंक ये बोला गया अलाउड नहीं है। जो लोग मतलब जो वहाँ पे जा रहे हैं उनको भी अलाउड नहीं है, और जाना है तो वहीं पे रहना है। पहले ऐसा बोला गया था, बट अभी वो भी अलाउड नहीं है। ये बॉर्डर क्रॉस करना ही अलाउड नहीं है इस पॉइंट पे। वेदांता हॉस्पिटल में कौन भर्ती है, क्या इमरजेंसी है? नहीं, हम वहाँ पे एम्प्लॉई हैं। वेदांता हॉस्पिटल में एम्प्लॉई हैं 1mg की तरफ से। तो अब बिल्कुल मना कर दिया गया, कम्प्लीटली लॉकडाउन। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने सुना, वेदांता हॉस्पिटल के एम्प्लॉई हैं और बिल्कुल भी आने की अब अनुमति नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस जो है तमाम अब लोगों को वापस जाने के लिए कह रही है कि अब लोग आप यहाँ से वापस जाइए, किसी को अब गुरुग्राम में अनुमति नहीं है। मेरे साथ पुलिस है, मैं उनसे जान लेता हूँ। आप बताइए किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है? सर, हमारे यहाँ से एम्बुलेंस के लिए और जो खाद्य सामग्री जो जिनके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, और बहुत ही इमरजेंसी पेशेंट, उसके अंदर एम्बुलेंस भी शामिल है। इन चीज़ों को सर हमें अलाउ कर रखा है। कब तक एंट्री थी, टाइमिंग क्या था? सर सुबह 10 बजे से हमने ये रूल फॉलो किया है। 10 बजे के आदेश थे सर हमारे पास। देखिए, बिल्कुल जो आप सुन रहे हैं, जो कि सुबह 10 बजे तक की एंट्री थी। ये तमाम जो लोग फंसे हुए, मैं इन्हीं से जानता हूँ। कहाँ जाना है आपको और क्या कह रहे हैं? जाना है मेडिसिन लेके पेशेंट के लिए, और वो मना कर रहे जाने के लिए। क्या कुछ कहा गया है? बस कहने के नहीं है, परमिशन है, सब कुछ हमारे पास।
और ये लेटर भी है मैदान ऑर्डर से हॉस्पिटल, वो मना कर रहे हैं सब। कुछ कार पुलिस की तरफ से क्या बोलना चाह रहा है? वो कह रहे हैं मना कर रहे हैं, वापस गाड़ी लेके जाओ, यहाँ आगे नहीं जा सकते आप। कमर्शियल गाड़ियाँ सारी भेज रहे हैं, बताओ कितनी गलत बात है ये। तो किसकी दवाई लेने जा रहे हैं? मैदान हॉस्पिटल की मेडिसिन है, वो देने जा रहे हैं। मेडिसिन देने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये मेडिसिन भी अंदर है जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि अब बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से साफ तौर से मना कर दिया गया है कि किसी को भी अब यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई है। कुछ वाहन जो है फंसे हुए हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी समय से अब ये ऐसे ही खड़े हुए हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो लोग एसेंशियल सर्विस के लिए अब दिल्ली से गुरुग्राम जाना चाहते हैं, लेकिन अब बिल्कुल मना कर दिया गया है कि किसी को भी एंट्री यहाँ पर नहीं दी गई है। और क्योंकि टाइमिंग निर्धारित किया गया था, ये सभी वाहन रुके हुए। एक मैडम भी हैं। मैडम आपसे जानता हूँ कि क्या कुछ बोला गया है आपको? जाने के लिए बोला है। जाने के लिए बोला है? देखिए इनको जाने के लिए बोल दिया गया है, हालांकि ये पहले वहाँ पर गए थे, इसलिए कहीं ना कहीं इनको बोला गया है। मैं औरों से जान लेता हूँ आखिरकार कब से ये फंसे हुए हैं। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, देखिए डॉक्टर भी यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, अभी भी इनको यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है आपको, पता है आपको? हालांकि देखिए तमाम जो ये लोग हैं अब ये परेशान है, क्योंकि अब दिल्ली से गुरुग्राम रास्ता जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है, किसी को भी अब अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से कल जिला उपायुक्त ने कहा था कि अब तमाम बॉर्डर जो है सील कर दिए जाएंगे, यही हाल अब सरहोल बॉर्डर पर देखा जा रहा है, कापासेड़ा बॉर्डर पर देखा जा रहा है, आयानगर बॉर्डर पर देखा जा रहा है, बजगेड़ा बॉर्डर है, नजफगढ़ बॉर्डर है। इसी तरीके से 8 बॉर्डर जो है लगते हैं, जो कि दिल्ली से गुरुग्राम रास्ते जो आते हैं। अब सभी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती कर दी गई है, किसी को भी गुरुग्राम आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। फरीदाबाद में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हुआ है। फरीदाबाद में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 12 तक पहुंच गई है। जिले में पिछले 48 घंटों में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद से कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय सिंह। फरीदाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हुआ है। पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो पिछले 48 घंटों में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब फरीदाबाद में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो वहीं बात की जाए ठीक होने वाले मरीजों की, तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 41 है, तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 54 है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में 7 नए मरीज सामने आए हैं, उससे प्रशासन के चेहरे पे जरूर चिंता की लकीरें हैं। और आखिरकार अब प्रशासन उन लोगों को भी संपर्क साध रहा है जो इन मरीजों के संपर्क में आए हैं, ताकि कोरोना का संक्रमण आगे ना बढ़ सके। विनय सिंह, टोटल न्यूज, फरीदाबाद। कोरोना के खिलाफ इस जंग में वैसे तो अनगिनत लोग भूखे और गरीबों का सहारा बने हैं। करनाल की निर्मल कुटिया ने भी भूखों के लिए खाने का बंदोबस्त कर काबिले तारीफ काम किया है। करनाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास महला। लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो मजदूर वर्ग पर पड़ा है, क्योंकि मजदूर वर्ग डेली कमाता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में 700 से 800 की संख्या में जो मजदूर वर्ग है जो डेली कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उस पर काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन करनाल को कर्ण की नगरी कहा गया, दानवीर कर्ण की नगरी। यहाँ पर कई सामाजिक संस्थाएं हैं जिनकी सहायता से इनका पेट भरता है, और उसी में से एक सामाजिक संस्था है निर्मल कुटिया, जो 2 टाइम इन लोगों को खाना देती है और इनका जो पेट है वो भरता है और इनका परिवार चलता है। और इसी दौरान जो भी करनाल में जो मजदूर है, कोई भी भूखे पेट नहीं सोता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को बिठाया गया और उनको 2 टाइम खाना दिया जाता है। कुछ सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे कि कितने टाइम इनको खाना दिया जाता है और कितने मजदूर? सर, सब्जी मंडी में 800 से लेकर 1200 मजदूर डेली सुबह शाम देते हैं। और निर्मल कुटिया तीनों टाइम का खाना, सेक्टर 8 और सेक्टर 32 में 3 टाइम का खाना। और ऐसे ही करनाल में काफ़ी साइट हैं। एक तो यूपी साइड शामली रोड, जो लुधियाना से पंजाब से प्रवासी आते हैं, वो रास्ते में बैठे हुए हैं, उनको भी खाना जाता है। 400-500 आदमी वो हो जाता है। और एक अपना शियाना है, ऐसे CSD सिटी है, ट्रक यूनियन है, काफ़ी जगह जो लोग फ़ोन करते हैं कि हमें खाना नहीं मिला, काफ़ी दिन से हम पूछवा देते हैं प्रोवाइड करें निर्मल कुटिया की तरफ से। तो जितने मजदूर यहाँ पर रुके हैं उनका परिवार भी है साथ में, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। कितने लोग? सर, यहाँ 800 से लेकर मैं कह रहा हूँ 1100-1200 आदमी रोज हो जाता है। ये बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़, क्योंकि ये नहीं है कि ये यहाँ पे रह रहे हैं।
कोई 2 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 4 किलोमीटर से आ रहा है। जिसको तो कुटिया नज़दीक लगती है, निर्मल कुटिया, वो निर्मल कुटिया पहुंच जाता है। जिसे सब्जी मंडी पास लगती है, सब्जी मंडी पहुंच जाता है। निर्मल कुटिया के होते हुए करनाल में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सो सकता, क्योंकि निर्मल कुटिया में 24 घंटे लंगर चलाया जाता है और जो ये मजदूर वर्ग है उनके लिए 2 टाइम यहाँ पर सेवादारों के द्वारा खाना लाया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी मजदूर परिवार हैं जो यहाँ पर हैं। कि क्या कहेंगे कि कितने टाइम खाना आता है आपके लिए? 2 टाइम। 2 टाइम निर्मल कुटिया से आता है? तो पूरा परिवार आता है यहाँ खाने के लिए? हाँ। तो घर भी लेके जाते हैं जो परिवार घर है? हाँ। तो कोई भूखा तो नहीं अभी इस टाइम? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो करनाल एक दानवीर कर्ण की नगरी है, यहाँ पर काफ़ी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके द्वारा यहाँ लोगों को खाना दिया जा रहा है, सूखा राशन भी दिया जा रहा है। लेकिन निर्मल कुटिया की अगर बात की जाए तो 24 घंटे निर्मल कुटिया के अंदर लंगर चलता है। और वहीं निर्मल कुटिया के सेवादार जहाँ पर भी उनको कोई फ़ोन आता है, जहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हें 2 टाइम खाना देने के लिए वो निकल जाते हैं अपनी गाड़ी में। और सेवादार इसी तरह से जो मजदूर भाई हैं उनकी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से विकास महिला, टोटल न्यूज़ करनाल। केंद्र से मिले आदेशों के बाद दूसरे राज्यों में फंसे हरियाणा के मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिरसा से भी राजस्थान के अलग अलग जिलों के लिए 40 बसों को भेजा गया, जिसमें करीब 1500 लोगों को वापस लाया गया है। इन तमाम लोगों को सिरसा में आइसोलेशन में रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग इन तमाम लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जांच रहा है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को सिरसा लाने की कवायद शुरू हो गई है। सिरसा से लगभग 40 बसें जो है मजदूरों को लाने के लिए राजस्थान भेजी गई थी। राजस्थान से लगभग 1300 से 1400 मजदूरों को लाना है, सिरसा लाना है। इसके लिए जो सिरसा रोडवेज की तरफ से 40 बसें राजस्थान में अलग अलग जगह भेजी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूरों को यहाँ लाया गया है। लगभग 1400 के करीब यहाँ मजदूरों को लाया जाना है। लगातार जो बसें हैं वो राजस्थान गई हुई हैं और वहाँ से लगातार सिरसा जो बसें पहुँच रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी मजदूर हैं उनको यहाँ सिरसा का जो राधा स्वामी सत्संग घर है यहाँ पर लाया गया है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर क्योंकि बड़ा शेड है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो ये मजदूर हैं इसमें महिलाएं भी शामिल है, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ जो डॉक्टर्स की टीम है वो जो है इनकी स्क्रीनिंग कर रही है। सभी को यहाँ पर रखा गया है और सभी को यहाँ रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं उनको यहाँ उनकी स्क्रीनिंग चल रही है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनके एड्रेस वगैरह नोट किए जा रहे हैं। और जिन लोगों में किसी तरह के भी सिम्टम पाए जाएंगे उनकी सैंपलिंग होगी, उनको अलग से रखा जाएगा और सैंपलिंग के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अगर सैंपलिंग अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम जो है बाहर से आने वाले जो राजस्थान से आने वाले सिरसा में जो मजदूर हैं उनको लगातार स्क्रीनिंग हो रही है और लगातार पूरा उनका ख्याल रखा जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो रोडवेज के कर्मचारी उनको लेने गए थे लगातार उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है, कहीं उनमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो इस सारे जो ये व्यवस्था की गई है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सदर SHO राजाराम जी। राजाराम जी से बात करते हैं। राजाराम जी, किस तरह की व्यवस्था है और कितने लोगों को लाया है? ऐसा है, जो सिरसा जिले के बाहर राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों में जो मजदूरी करने के लिए अपने गए हुए थे उनको रोडवेज की 42 विशेष बसों के जरिए यहाँ पे लाया जा रहा है। लगभग 1200 साढ़े 1200 पहुँच चुके हैं और इनके लिए अलग अलग व्यवस्था सोशल डिस्टेंस को लगा के की गई है डेरे के अंदर। और यहाँ पर इनका अलग अलग स्क्रीनिंग की जा रही है, खाना पानी वो मुहैया बढ़िया तरीके से कराया जा रहा है। स्क्रीनिंग के बाद अगर किसी के अंदर कुछ सिस्टम्स पाए कोरोना के तो उनको सेंट्रलाइज अलग से किया जाएगा। बाकी सभी व्यवस्था अपने पूरी तरह से प्रशासन से उस तरफ की जा रही है। तो बिल्कुल सुना आपने कि किस तरह से जो मजदूर हैं वो फंसे हुए थे उनको सिरसा लाया गया है और अब उनकी लगातार स्क्रीनिंग चल रही है। अगर किसी में सिम्टम्स पाए जाएंगे तो उसके सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद जो विभाग का प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाएगा। सतनाम सिंह, टोटल टीवी, सिरसा। आदेश चाहे केंद्र के गृह मंत्रालय से मिले हों या फिर हरियाणा की मनु सरकार से,
जमीनी हकीकत ये है कि आज भी मजदूर बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर हैं। टोटल न्यूज की एक खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे एक परिवार मध्य प्रदेश के 600 किलोमीटर के सफर पर एक साइकिल पर अपने बोरी बिस्तर को बांधकर पैदल ही निकलने को मजबूर हो चुका है। परिवार के एक सदस्य की टांग टूटी है और 2 बच्चों को गोद में लेकर चलना पड़ रहा है। देखिए टोटल न्यूज संवाददाता विनोद लांबा की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन को लेकर जो गृह मंत्रालय के आदेश आए हैं कि राज्यों के साथ साथ कहीं ना कहीं मजदूरों को वापस बुलाया जा सकता है, 2 सरकारों के बीच बातचीत होगी, लेकिन उन सरकारों के बीच कैसे बातचीत होगी, एक नई कहानी और दुख भरी कहानी दिखाता हूँ। साइकिल पे आपको नजर आ रहा होगा पूरी तरह से जो बोरी बिस्तरा पैक करके, शायद पैर में भी चोट लगी हुई है। ये खुद अपनी कहानी बताएं। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। कितने छोटा बच्चा है ये? कितने? 2 साल का है। ये आ गया आप महिला एक बार, ये कितने साल का है? 2 साल का है। तो कहाँ से आप लोगों ने सफर शुरू किया और कहाँ जा रहे हैं? IMT। बोलो भाई साहब। IMT फरीदाबाद से। तो कहाँ का टारगेट लेके बोरी बिस्तरा पैक करके जा रहे हो? एक सेकेंड अभी आता हूँ आपके पास। कहाँ? MP। मध्य प्रदेश। कैसे पहुँचोगे? इतनी दूर है? कितने हजार किलोमीटर दूर है? 700 किलोमीटर है। तो 700 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर लोगे? और इनके पैर में क्या हुआ? गिर गई। कब? 1 महीना हो गया। तो जाना जरूरी है क्या? खाना पानी नहीं मिल पा रहा है क्या? कंपनी ने 3 महीने से पेमेंट ही नहीं दिया। कौन सी कंपनी है? जोर से बोलो, सुनाई दे रहा है। इधर कैमरे पे बोलो जोर से जरा। AR बिल्ड ने 3 महीने से पैसा नहीं दिया। नहीं। शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत कहाँ से करें सर अभी? तो पुलिस को शिकायत की हो, DC में कहीं फोन किया हो? कहीं फोन तो यूज करते हो? बोलते हैं सर कि दे देंगे लेकिन दे ही नहीं रहे। खाने पीने की दिक्कत आ रही है? जी सर। और ये साइकिल से ही अपना सफर शुरू कर दिया है। जी भैया आप बता रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जरा देखें, हमारे सहयोगी कैमरामैन दिखाएंगे कि तो भाई क्यों मजबूरी आ गई? कुछ दिन तो रहे आप यहाँ लॉकडाउन में, अब तो कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद नए दिशा निर्देश आएंगे, तो क्यों निकल पड़े इतने बड़े 600-700 किलोमीटर के सफर पे? सर 40 दिन हो गया बैठे हैं। 40 दिन के बाद पेमेंट भी नहीं दिया। ठेकेदार हमारा गाँव चला गया। अब लंच में अब खाने को भर मिलता था, अब मिलता नहीं। अच्छा महिला आप कुछ बोलना चाहेंगी? कितना छोटा बच्चा है? दूध की व्यवस्था है तुम्हारे पास? है? कुछ नहीं है। खाना वाना कैसे करोगे? रास्ते में 600 किलोमीटर का सफर है। कहीं लिफ्ट मांगोगे? कुछ मिलेगा तो? कहीं मांगे, कहीं मतलब जुगाड़ करके जाएंगे। तो ये वो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो हकीकत है जो सरकारों को जरूर देखनी चाहिए कि बड़े बड़े आदेश तो आ जाते हैं, चाहे किसी भी केंद्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत अगर आप देखें तो जमीनी हकीकत आपको ये नजर आएगी। 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, 3, 4, 5, 6 लोग ये हैं। एक के पैर भी खराब है, पैर में कोई चोट है, वो चल नहीं सकते। एक साइकिल का जुगाड़ किया, सारा सामान साइकिल पे ढोया, और ये परिवार पलायन करते हुए मजदूर थे। और उनका साफ आरोप है। कंपनी का नाम दोबारा बताइए, उसका नाम आना चाहिए टीवी पे। क्या नाम है कंपनी का? AR बिल्ड नाम की कोई कंपनी थी। 3 महीने से पैसा नहीं दिया। लॉकडाउन में इनके पेशेंट्स जवाब दे गए और अपने मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ से 600-700 किलोमीटर पड़ेगा, हम फरीदाबाद के बाईपास पे खड़े हैं जो पलवल के बेहद नजदीक है, यहाँ से मध्य प्रदेश के लिए सफर शुरू कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आपको यही दिखाने का मकसद है कि आदेश आना और तमाम चीजें आना अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक उसका इम्प्लीमेंटेशन ना जब तक हो पाएगा, इस तरह की तस्वीरें आपको डराती रहेंगी। 2 बच्चे हैं, एक के पैर खराब है, और ये तमाम लोग आज IMT से निकलते हुए हमें मिले हैं बाईपास पे पलवल पे, और मध्य प्रदेश तक का ये सफर तय करना चाहते हैं। फरीदाबाद हाईवे से विनोद लांबा, टोटल टीवी के लिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 और 6 मई को दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज आंधी, तूफान और बारिश का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, और तब तक के लिए मौसम खुशगवार बना रहेगा, यानी तेज गर्मी से लोगों को दिल्ली में राहत मिलती रहेगी। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता पूजा राठौर शर्मा।
दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम को अचानक ही मौसम ने करवट ली और तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान के साथ दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में ओले भी गिरने की खबर मिली। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो इस तरह मौसम में अचानक आए बदलाव के पीछे कारण पश्चिमी विक्षोभ में जिस तरह से परिवर्तन आया है उसी का ये असर है कि इस तरह का मौसम हमें देखने को मिला। हालांकि इसी तरह का मौसम आगे भी बना रहेगा, मौसम विभाग ने यही भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की माने तो 5 और 6 तारीख में एक बार फिर से इस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। तेज हवाएं चल सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है और जो तापमान जो है उसमें भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी। तब तक यानी अगर हम बात करें शुक्रवार से लेकर और 5-6 तारीख तक की अगर हम बात करते हैं, यानी बीच के जो 3-4 दिन रहेंगे इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन 9 तारीख से जो है वापस जो है पारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तब तक यानी 5 से 6 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहेगा, लोगों को गर्मी से राहत बनी रहेगी। पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज। टोटल न्यूज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा टोटल न्यूज के साथ। नमस्कार।